चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से, उस पर हम लोग चर्चा की, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आए। तो ये क्षेत्रवार आपको पहले एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे, फिर हम लोग अपने गेस्ट से चर्चा जारी रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्रवार के हिसाब से देखें तो भागलपुर, भोजपुर, सीमांचल, मगध, मिथिला, ये जो चीजें हैं इस पर हम लोग जो है सो दिखाएंगे आपको एग्जिट पोल के नतीजे। तो इसमें भागलपुर को देखें, भागलपुर वाले क्षेत्र में एनडीए को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो पहले 2020 में 18 सीटें यहां पर होती थी। महागठबंधन को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां भी दिखाया जा रहा है, जो पहले 8 सीटें यहां पर हुआ करती थी। तो महागठबंधन को भागलपुर क्षेत्र में यहां पे बढ़त दिखाई दे रही है अच्छी खासी। भोजपुर इलाके में एनडीए को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भोजपुर इलाके में 11 सीटें एनडीए को पहले यहां मिला करती थी। महागठबंधन को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है भोजपुर क्षेत्र में, जबकि यहां पे 34 सीटें भोजपुर में थी पहले महागठबंधन को। तो यहां भी भागलपुर की तरफ भोजपुर क्षेत्र में महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सीमांचल 25 से 35 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहां पे 22 सीटें थी। तो एनडीए को सीमांचल क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। महागठबंधन को सीमांचल क्षेत्र में 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जबकि यहां पे 10 सीटें थी। तो मुश्किल या तो बराबर रहेगा महागठबंधन या फिर थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिखेगा महागठबंधन को। लेकिन अच्छी बात, ये एक बड़ी बात यह है कि सीमांचल क्षेत्र में 25 से 30 सीटें एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। मगध में 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है एनडीए को, जबकि मगध क्षेत्र में यहां पे 17 सीटें यहां पे थी। तो यहां भी मगध क्षेत्र में भी एनडीए को अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महागठबंधन को 15 से 25 सीटें यहां मिलता हुआ दिख रहा है। तो मगध क्षेत्र में पहले 30 सीटें थी, तो मगध क्षेत्र में यहां पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मिथिला क्षेत्र में एनडीए को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 24 सीटें पहले थी। तो मिथिला क्षेत्र में भी इनको अच्छी खासी बढ़त मिलती दिख रही है एनडीए को, जबकि महागठबंधन को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, पहले 12 सीटें थी। तिरहुत में 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है एनडीए को, जबकि यहां पे 33 सीटें थी। तो तिरहुत में थोड़ा बहुत नुकसान होता दिख रहा है, पता नहीं क्यों, इस पर चर्चा करेंगे शो में। 10 से 20 सीटें महागठबंधन को मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो क्षेत्रवार रहा। एक और बात जो बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या होगा। एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा, वहां पर क्या होगा। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एनडीए को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महागठबंधन को 10 से 20 सीटें और जेएसपी को यानी जन स्वराज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। अदर्स को 3 से 8 सीटें। जहां जहां ऐसे क्षेत्र जहां पे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट के रिवीजन का असर पड़ने की संभावना थी, वहां पे एनडीए को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को यहां भी कोई खास सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अदर्स को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। शुरुआत में करूंगा अवधेश जी आपसे। एनडीए को 30 से 40 सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी यहां पे मिल रहा है, और सीमांचल क्षेत्र में भी यहां पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनडीए को क्या फैक्टर काम किया, वहां पोलराइजेशन हुआ ऐसा माना जाए? देखिए, एनडीए पिछली बार जो 24 सीटें हैं सीमांचल में, उसमें से 7 सीट केवल महागठबंधन के पास था और 12 सीटें इधर थी। तो पिछली बार भी वो बढ़त थी, और उसका कारण था कि असदुद्दीन ओवैसी ने काफी वोट उधर काटे थे। उनको जो 11-12% वोट था वो उसी क्षेत्र में मूलतः मिला था। तो इस बार ऐसा लगता है कि ओवैसी ने बहुत ज्यादा नहीं काटा, लेकिन कुछ वोट काटा है। दूसरा ये हुआ है कि जहां दोनों ओर के कई पार्टियों के, जहां जन स्वराज के भी मुसलमान उम्मीदवार हैं, इनके भी मुसलमान उम्मीदवार हैं, तो थोड़ा बहुत वोट बटा होगा। क्योंकि मुसलमान जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं हो वहां उनका वोट बढ़ जाता है थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जहां उम्मीदवार होगा वहां उनका वोट बढ़ता नहीं है। तो मुसलमान बहुल तो नहीं है, ऐसी सीटें जहां मुसलमानों का प्रभाव है कि वो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसमें सारी सीटें होंगे। लेकिन सीमांचल के क्षेत्र में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है, वो पिछली बार भी था, 3-4 सीटें बढ़ी होंगी। देखिए, इस समय देश के स्तर पर जो वातावरण है, और भारतीय जनता पार्टी के मैं बार बार कहता हूं कि पूरे भारत में हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित जो राष्ट्रवाद है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक बेस बैंक, वोट बैंक पूरे देश में है। वो वहां भी है जहां वो हारती है। बिहार में भी ये 10-11% वोट है उसका, जो ठोस वोट बैंक है, वो हर जगह कायम है। और इन क्षेत्रों में आपको बता रहा हूं, जैसे बिस्फी क्षेत्र है आपका, केवटी क्षेत्र है, जो कि आप मुस्लिम प्रभाव, तो वहां के यादवों को वहां के मुसलमानों के साथ समस्या है, इसलिए वो भारतीय
जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं बिस्फी में, बहुत बड़ी संख्या में 80% से ज्यादा यादव वहां बिस्फी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल को वोट देते हैं। मैं क्षेत्र में गया था, केवटी में भी वही स्थिति है। तो वहां आरजेडी का समीकरण टूटता है। जहां भी वो स्थिति है जहां मुस्लिम अच्छी संख्या में है और जहां थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां यादव वोट भी बीजेपी की तरफ जाता है। ये इसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ गया है। वो कई सारी सीटों पे दिखा, कई सारे सीटों पे कई सारे क्षेत्रों में मैं भी घुमा तो ये चीज दिखा। अवधेश जी, इसको कैसे MY फैक्टर जो महागठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती थी, जो आप अभी कह भी रहे थे, जो उनका वोट बैंक है वो कितना इंटैक्ट होता है, उसमें प्लस कितना करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां पे मुसलमान और यादव दोनों हैं वहां पे एकजुटता नहीं दिखी और यादव मुसलमान की वजह से छिटक कर चले आए कुछ हद तक भाजपा या NDA की तरफ। NDA के पक्ष में वोट गया है। मैं स्वयं यादवों के पास गया, बोले कि यहां हम कैसे दे देंगे, यहां तो हाँ, बिल्कुल ये चीज कई ग्राउंड पे लोगों ने कहा। अभय दुबे सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं कि अपने वोट बैंक के MY प्लस करने की बजाय यहां MY माइनस हो रहा है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी एक समुदाय का 100% वोट किसी एक पार्टी को मिले, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी समुदाय के 60%, 50, 65%, 70% वोट किसी एक पार्टी को मिलते हैं तो माना जाता है कि वो उस पार्टी की, वो पार्टी उस समुदाय की पार्टी है, वो समुदाय उसका समर्थन करता है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण पार्टी है। इसका ये थोड़ा ना कि राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण का 100% वोट उसको मिल जाता है, ज्यादातर वोट उसको मिलता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल अच्छे ऊंची जात के उम्मीदवारों को लड़ाएगा तो वो लोग भी उसका वोट काटेंगे, उधर भी वोट जाएगा उसका। तो इस तरीके से नहीं चुनाव होता है कि 100% को वोट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास भी यादव नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी यादव उम्मीदवार खड़ा कर देगी तो उसको यादवों को वोट क्यों नहीं मिलेंगे, या ऐसे उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं इसके यादवों के साथ अच्छे संबंध हो, उसके उसको वोट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, ये जो एग्जिट पोल है, इसमें आप एक बात देखिए कि इसमें जो छोटी पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वो NDA में हो चाहे वो महागठबंधन में हो, उन छोटी पार्टियों के प्रभाव क्षेत्र को ये एग्जिट पोल टैप कर पाने में असमर्थ रहा है। ये मानना कि छोटी पार्टियों को कोई सीट ही नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उनको, सारी की सारी बड़ी पार्टियां जो हैं, 3 बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में ही सारी सीटें बढ़ जाएंगी, ये तो मानना उचित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति का स्वभाव भी ये नहीं है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका भी महत्व है, वो लोग भी चुनाव जीतेंगी कई जगह पे, और वो ये एग्जिट पोल कुछ बता ही नहीं रहा है उस बारे में। इसमें धनंजय गिरी साहब, एक सवाल मैं लेकर आपके पास आऊँ, उसमें जयंत जिज्ञासु जी के पास जाऊंगा कि हमेशा एक जो कह सकते हैं कमजोर कड़ी या फिर भाजपा की कमजोरी लोग जब गिनाते थे तो वो कहते थे कि भाजपा के पास कोई उतना मजबूत चेहरा नहीं दिखा। नीतीश कुमार हैं, वो एक चेहरा थे पूरे NDA के, वो चेहरा नहीं दिखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, PM मोदी ने इस चेहरे की भरपाई यहाँ पे की। तो आपको लगता है कि ये एक प्लस फैक्टर रहा कि मोदी का जादू वहां पे ज्यादा चला? लक्ष्मण जी, देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता है, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी स्वीकार्यता है। इसमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, लंबे समय से उन्होंने काम नहीं, लेकिन सबको तो ये पता था ना कि नरेंद्र मोदी तो बिहार के मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आपके पहले ही मैंने ये बात बता दी ना लक्ष्मण जी, तो पहले आपने सवाल ही गलत किया। आपके पहले ही मैंने बता दिया था कि नरेंद्र मोदी देश के माने हुए नेता हैं, क्योंकि देश में उनका प्रभुत्व है, और बिहार में नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री, 20 वर्ष से उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विकास की गाथा लिख रहा है। और हमारा NDA की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों में नेशन है, NDA के नेता हैं दोनों, और हमारे दोनों नेता हैं। अब आप हमसे पूछिएगा कि दोनों आंखों में से कौन ज्यादा प्रिय है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं बिहार की जनता और हमारे सारे कार्यकर्ता दोनों को उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं, और हमारा एक नेचुरल अलायंस है। हम लोग सालों से, लंबे समय से, आप देख लीजिए सीटें किसकी कम ज्यादा, आपकी भी आप बात कर रहे थे, किसकी सीटें कम आई किसकी ज्यादा, ये भी हमारे यहाँ मैटर नहीं करता। ये स्वाभाविक गठबंधन है, आपस में मिलजुल करके, जिसको चेतना के केंद्र में प्रदेश है और राष्ट्र है। और अगर दूसरे तरफ आप जाएंगे, जो इतना हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें एक चीज बस आप जोड़ दीजिएगा कि अगर आप महागठबंधन में 2 चीजें देख लीजिए। एक चीज आप बताइए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, एग्जैक्ट संख्या बता दीजिए।
और प्रदेश में कितनी सीटें ये बता दीजिए। पर आप देखिए सहनी जी की लास्ट में सभाएं कैंसिल होने लगी, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं इसकी स्पष्टता ही नहीं थी। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने चुनाव का अंतिम प्रचार दौर खत्म होने के पहले ही जंगल सफारी को निकल गए कि अब किसी को नजर नहीं आए। तो जो उधर एक तरफ बिखराव था और दूसरी तरफ ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ गठबंधन था, तो लोगों को दिख रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था पब्लिक के बीच। जी जी नहीं ये तो धनंजय जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें क्या अस्वाभाविक है, इनसे यही अपेक्षा रहती है इनकी पार्टी की, तो उस लाइन को ये टो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ठीक बात कर रहे हैं कि वैश्विक स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी जी के, इसीलिए अब की बार ट्रंप सरकार करने चले गए दूसरे देश में, ऐसा भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया था। और ट्रंप लगातार हमारे साथ क्या क्या सलूक कर रहा है, बददिमाग आदमी हमारे देश की संप्रभुता को मुंह चिढ़ा रहा है। तो ये तो खैर इनकी एक ग्लोबल जो इनका एक प्रायोजित डंका है वो बजता रहता है, लेकिन बिहार तो एक अद्भुत जगह है और बड़े परिवर्तनों का साक्षी रहा है। और इस बार आप जानिए कि बिहार में एक बदलाव जो है वो सकारात्मक परिवर्तन जो है वो होने जा रहा है और बिहार के नवनिर्माण के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और कोई इफवट नहीं, हम कभी प्रलाप नहीं करेंगे इनकी तरह कि 2025 के पहले क्या क्या हुआ, जैसे ये कहते रहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। हमने तो 7 विश्वविद्यालय खोले, 3 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ दिए, 2 का परिसर हमने खोला। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित हो, पेपर लीक नहीं हो। 17 महीने हम भी सरकार में रहे, एक पेपर लीक नहीं हुआ और समय पर हमने नतीजे जारी किए। तो ये तो बुनियादी यहाँ की जरूरत है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाना ये तो बिहार का हक है और बिहार के किसानों के जेब में कभी उनका उचित प्राप्य नहीं गया है, जबकि इतनी जरखेज जमीन है, सिंचाई की कमी नहीं है। तो ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? अब ये सारी जयंत जी, ये सारी चीजें अब जो है सो चुनाव पर वोटिंग से पहले करते तो ज्यादा फायदेमंद होता है यहाँ पे। नतीजे चूंकि हमारे पक्ष में नहीं रहता आएंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। एक मुद्दा है, उसके बिना चर्चा अधूरा रहेगा। तो मैं छोटे छोटे जवाब चाहूंगा अवधेश जी और अभय दुबे जी आपसे। जन स्वराज पार्टी का क्या मामला है? उसको जिस तरह से हाइप क्रिएट हुआ, टीवी पे बहुत ज्यादा दिखे, बड़े बड़े दावे करते दिखे, लेकिन सीट मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अभय दुबे जी पहले आप। देखिए, बिहार जन स्वराज पार्टी की जो राजनीति है वो ऊपर से देखने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन बिहार उस ऐसी राजनीति के लिए एक कठिन राज्य है। ऐसी राजनीति के लिए ऐसे दिल्ली ऐसी जगह हो अगर, तो वहां ज्यादा आसानी मिल सकती है। तो उनको अभी अपने कदम जमाने में समय लगेगा। अगर वो निराश ना हो और कदम जमाने में समय लगेगा। अवधेश जी, हाँ, तो आगे जाकर उनका हो सकता कोई लाभ हो, लेकिन अभी समय लगेगा उनको काफी। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद प्रशांत किशोर भी इस बार का चुनाव नहीं लड़ रहे, तो आगे की तैयारी कर रहे थे। अवधेश जी। नहीं, प्रशांत किशोर जी का चुनाव न लड़ना भी उसका एक बड़ा कारण है कि लोगों का आकर्षण नहीं हुआ कि जब नेता ही युद्ध भूमि से बाहर चला जाएगा तो उसके सेनानी के पक्ष में कौन खड़ा होगा। लेकिन बिहार में न तो सरकार के विरुद्ध उतना असंतोष था जैसा वो बता रहे थे, ना विपक्ष इतना फेल हो गया था कि वो जो विरोधी हैं वो बीजेपी, अगर जो भाजपा और जेडीयू के विरोधी हैं उनको विश्वास हो जाता कि आरजेडी और उसके बाकी साथी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू के मुकाबला करने में फेल हो गई है पूरी तरह, तो आ जाते हैं। ये दोनों स्थिति नहीं थी वहां, तो ये दोनों स्थिति नहीं थी जो उनके अनुकूल हो। हिमांशु कुमार सिंह एक संक्षिप्त में, हिमांशु कुमार सिंह संक्षिप्त में 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर भले ही सीट ना जीते हों, लेकिन कई सीटों पर वोट काट करके आपको नुकसान पहुंचाएं? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि उनको जन समर्थन शुरू में मिला था जब युवाओं का मुद्दा उठाए थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये जो महागठबंधन या तो एनडीए गठबंधन, यही दोनों चीजें रह गई युद्ध में, तो उनका फिर धीरे धीरे आधार है वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बहुत सारे जो उम्मीदवार थे, वो भी उनको छोड़ के बाहर दूसरे जगह जा। बिल्कुल। हालांकि इसमें अभय दुबे साहब ने बड़ा सही कहा कि प्रशांत किशोर जी के लिए अभी बिहार की जो राजनीति है उतनी उपजाऊ नहीं है। हो सकता है कि ऐसे ही मेहनत करे तो आगे चल के कुछ पैर जमाने में कामयाब होता हुआ दिखे। एक शुरुआत भले ही उन्होंने की, इस बात का एहसास शायद उनको भी रहा हो, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो आपको सबके सामने 14 तारीख को, 14 नवंबर को बिल्कुल फाइनल नतीजे आएंगे। उसके बाद तय होगा कि आखिर बिहार में नई सरकार की तस्वीर क्या होगी। आप